हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच एज वेल एज मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए। इससे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की काफ़ी सारी वीडियोस डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। तो उनका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच एज वेल एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में क्या डिफरेंस है ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में पहले हम एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि जिसके आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हो पहले आपको उसका अच्छे से मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इससे जो एक लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रॉपर जो है मीनिंग आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ठीक है, और इसके बारे में आपको डिटेल में बताया था। और इसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वो आपको डिटेल में बताया था, तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर obtaining and effectively utilizing the funds necessary for efficient operations। तो JL मैसी ने ये डेफिनेशन दी है। उनके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है बिजनेस की जो कि हमारे बिजनेस के एफिशिएंट ऑपरेशंस के लिए फंड्स को ऑब्टेन करने और उसको अफेक्टिव यूटिलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यही देखते हैं कि प्रॉपर मैनेजमेंट हो फंड्स का, कैसे उनको प्रोक्योरमेंट करना है, कैसे उनको एक्विजिशन करना है फंड्स का, फिर उनको कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करना है, प्रॉपर कंट्रोल करना है, तो ये सब आता है। तो ये JL मैसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। अब जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखो पहले इसका हम थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू फॉर्मुलेट अफेक्टिव पॉलिसीज रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ फंड्स एंड डिविडेंड। देखो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, हम पॉलिसीज़ प्रॉपर बनाएं कि हमने फाइनेंस को जो है कैसे प्रकर करना है, कैसे उसको इन्वेस्ट करना है, कैसे फाइनेंसिंग करनी है और डिविडेंड वगैरह। सो ये डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है विद द फैक्ट एज टू व्हाट शुड बी द प्रायोरिटीज इन द माइंड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर वाइल टेकिंग 3 डिसीजंस। मैंने मॉडर्न अप्रोच जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की उसके लिए आपको बताया था 3 मेन टाइप के डिसीजन जो लिए जाते हैं, दैट आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो इन तीनों डिसीजन को लेते टाइम क्या प्रायोरिटीज़ आ रही हैं फाइनेंस मैनेजर के माइंड में, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। सो जो मेन पॉइंट है कंसर्न का ऑफ एनी बिजनेस इज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। मेन पॉइंट क्या रहता है हमारे कंसर्न का कि किसी भी बिजनेस का मेन जो चीज़ है कि ओनर्स के इंटरेस्ट को सर्व किया जाए टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, ठीक है। और देयर आर 2 अप्रोचेज इन दिस रिस्पेक्ट। हम ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग 2 अप्रोचेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, ठीक है। अब डिटेल में आपको बताऊंगी इनके बारे में। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के बारे में, फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, ठीक है। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच का क्या मीनिंग है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। इस अप्रोच में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। According to this approach, a firm should undertake all those activities which add to its profits and eliminate all others which reduce its profits। यानी कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग एक फर्म को वो सभी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे इसका प्रॉफिट बढ़े और जो प्रॉफिट को कम करे उन एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करना चाहिए। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग ये हाईलाइट किया जाता है कि ऑल द डिसीजन, चाहे फाइनेंसिंग है, डिविडेंड डिसीजन है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो हमने 3 मेन डिसीजंस की बात की थी, शुड रिजल्ट इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। अब देखो ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच का आपको मैंने मीनिंग बताया, उसके फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है कि हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों होना चाहिए। फर्स्ट है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। इन्होंने ये माना है कि देखो प्रॉफिट इज़ अ टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस, यानी कि हमें एक बिजनेस की इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है
उसके प्रॉफिट से ही पता चलेगी। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं तो मतलब वो जो बिजनेस है इकोनॉमिक एफिशिएंट है, अदरवाइज नो। ठीक है, सो इट इज़ ए यार्ड स्टिक बाय विच द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस कैन बी जज्ड। तो ये एक यार्ड स्टिक है जिसके अगेंस्ट जो है हम एक बिजनेस की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। दूसरा इसके फेवर में क्या है, एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से क्या होता है, अगर प्रॉफिट हमारा मतलब कि प्रॉपर मैक्सिमम है तो इससे एफिशिएंट एलोकेशन होगा और स्कैर्स रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, आपको पता है वो लिमिटेड हैं, स्कैर्स हैं, तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इससे एफिशिएंट एलोकेशन होगा, यूटिलाइजेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि सोर्सेज टेंड टू बी डायरेक्टेड टू यूजेस फ्रॉम लेस प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स टू मोर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। यानी कि हम इन रिसोर्सेज का कहाँ यूज़ करेंगे, मोर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में। यानी कि आप लेस प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट से मूव करके उन रिसोर्सेज का कहाँ यूज़ करेंगे, मोर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा ना यहाँ, एफिशिएंट। ठीक है, दूसरा इसके फेवर में क्या है, सोर्स ऑफ इंसेंटिव। जो प्रॉफिट है एक मोटिवेटर का काम करता है और इंसेंटिव का काम करता है, जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंड्यूस करता है टू वर्क मोर एफिशिएंटली। ठीक है, यानी कि आपको पता है अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। सो इफ प्रॉफिट मोटिव इज विड्रॉन, अगर हम प्रॉफिट मोटिव को निकाल दें तो जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, वो जो स्पीड है डेवलपमेंट की हमारी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे इसके फेवर में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के, हेल्पफुल इन फेसिंग एडवर्स बिजनेस कंडीशंस। ये माना जाता है कि इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशंस आपको पता है चेंज होती रहती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। देयर मे बी एडवर्स कंडीशंस लाइक रिसेशन, सीवियर कंपटीशन, यानी कि बहुत ज़्यादा मंदी हो सकती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है। तो एक बिजनेस तभी सरवाइव कर पाएगा जब इसके पास कुछ पहले से अर्निंग्स होंगी जिसके ऊपर ये रिसेशन में और जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में फेस कर पाएगा। ठीक है, सो ए बिजनेस शुड मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। तो इसीलिए ये फेवर करते हैं कि एक बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेना चाहिए जब सर्कमस्टांसिस फेवरेबल हैं, ताकि अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस में उस बचे हुए प्रॉफिट का क्या किया जा सके, यूज़ किया जा सके। ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़े इसके फेवर में। अब इसका क्रिटिसिज्म यानी कि इसके अगेंस्ट हम बातें पढ़ेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ डिसएडवांटेज है, हम वो पढ़ेंगे। देखो, हाउ एवर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल ग्राउंड्स। तो सबसे पहला क्या है, एम्बिग्यूस। एम्बिग्यूस मतलब कि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। अब कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, प्रॉफिट इन्होंने बोल दिया कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। कौन से प्रॉफिट को, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, ये सब चीज़ें कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही हैं। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। तो हम पढ़ते हैं, वन प्रैक्टिकल डिफिकल्टी विद दिस अप्रोच इज दैट द टर्म प्रॉफिट इज वैग्यू एंड एम्बिगियस। ठीक है, कन्फ्यूज़न है, डिफरेंट पीपल टेक डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द टर्म प्रॉफिट। For example, profit may be short term or long term. It may be before tax or after tax. It may be total profit or rate of profit. Similarly, it may be return on total capital employed or total assets or shareholders fund and so on. किस कौन से प्रॉफिट की बात की जा रही है, तो इसमें ये कंफ्यूजन है। ओके, नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच का, दैट इज इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये देखो, जो आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है इग्नोर करती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी कि इट डज नॉट मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉफिट्स अर्नड ओवर द डिफरेंट ईयर। अब आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं समझाऊंगी। अब आप ये देखिए कि 1 रुपये की जो आज वैल्यू है वो फ्यूचर में क्या होगी। अब देखो, आज जो 1 रुपये की वैल्यू है वो ज़्यादा है फ्यूचर के 1 रुपये से। ठीक है, इट इग्नोर्स द फैक्ट दैट द वैल्यू ऑफ 1 रुपी एट प्रेजेंट इज ग्रेटर दैन द वैल्यू ऑफ द सेम रुपी रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अर्न इन द फर्स्ट ईयर, यानी कि जो अर्लियर ईयर्स में हमने प्रॉफिट अर्न किए हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द इक्विवेलेंट प्रॉफिट्स अर्न इन द लेटर ईयर्स। तो ये चीज़ इग्नोर की है। जैसे कि ये आपको 2 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। प्रोजेक्ट 1 का 5001 प्रॉफिट हुआ फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 10,000 हुआ, थर्ड ईयर में 5000 हुआ। अब प्रोजेक्ट 2 की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ ही नहीं, सेकेंड ईयर में हुआ 10,000 का, थर्ड ईयर में हुआ 10,000 का।
अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के देखें तो 20,000 यहाँ हैं और 20,000 ही यहाँ है, 20,000 यहाँ है, 20,000 यहाँ है। तो अब देखो कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच both will be considered equally profitable, but project 1 has greater profit in the initial year। देखो 5,000 था ना वहाँ प्रॉफिट प्रोजेक्ट 1 में, प्रोजेक्ट 2 में तो था ही नहीं। सो अगर हम टाइम मतलब वैल्यू ऑफ इनकम की बात करें, अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करें तो प्रोजेक्ट 1 ज़्यादा हमारा क्या है, प्रॉफिटेबल है, क्योंकि जो प्रॉफिट अर्न इन द इनिशियल ईयर कैन बी री इन्वेस्टेड एंड मोर प्रॉफिट्स कैन बी अर्न। बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ने इस चीज़ को इग्नोर किया है, ये इसके क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट इसका जो क्रिटिसिज्म है दैट इज़ इग्नोर्स रिस्क फैक्टर। अब देखो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है ये जो प्रॉफिट से जुड़ा हुआ रिस्क है उसको इग्नोर करती है। दिस अप्रोच इग्नोर्स द रिस्क एसोसिएटेड विद द अर्निंग्स। देखो इफ़ द टू फर्म्स हैव द सेम टोटल एक्सपेक्टेड अर्निंग्स, अगर आपको पता है जो दो फर्म्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स है वो क्या है, सेम है, लेकिन जो एक फर्म है उसकी अर्निंग्स फ्लक्चुएट करती है बहुत ज़्यादा और दूसरी की क्या है, कम फ्लक्चुएट करती है, तो अर्निंग चाहे दोनों की सेम है बट जो फर्स्ट वाली फर्म है उसकी क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, तो ये ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। इन्वेस्टर्स इन जनरल हैव अ प्रेफरेंस फॉर अ लोअर इनकम विद लेस रिस्क। अब देखो एक आपको पता है कि स्टेबिलिटी है इनकम में, चाहे लोअर इनकम ही क्यों ना हो आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, और एक आपको पता है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, हाँ इनकम ज़्यादा है बट फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो वो हायर रिस्क हो जाता है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोअर इनकम विद लेस रिस्क को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे इन कंपैरिजन टू द हाई इनकम विद ग्रेटर रिस्क, ठीक है। सो बट दिस अप्रोच डज नॉट पे एनी अटेंशन टू द रिस्क फैक्टर, लेकिन ये वाली अप्रोच जो है रिस्क फैक्टर को कहीं भी ध्यान नहीं देती है, तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है, ठीक है। और इसका एक क्रिटिसिज्म है इग्नोर सोशल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। ये वाली जो अप्रोच है जो बिजनेस की सोशल ऑब्लिगेशंस है उसको इग्नोर करती है। इसका मेन इस अप्रोच का क्या है कि हमने बस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो जो अलग अलग सोशल ग्रुप है लाइक वर्कर्स, कंज्यूमर्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनके बिना एक फर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अ फर्म कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग व्हेन इंटरेस्ट ऑफ सोशल ग्रुप्स आर इग्नोर्ड बिकॉज दीज ग्रुप्स कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स स्मूथ रन। तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस की जो सोशल ऑब्लिगेशंस है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। और इसकी क्या है, एक इसकी जो है हमारी हम बात कर रहे हैं क्रिटिसिज्म की, इसकी है निग्लेक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। देखो डिविडेंड पॉलिसी का हमारे शेयर्स के मार्केट प्राइस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बट जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है वो इस चीज़ को इग्नोर करती है। कैसे, देखो अंडर दिस अप्रोच द फर्म मे नॉट थिंक ऑफ पेइंग डिविडेंड्स बिकॉज रिटेनिंग प्रॉफिट इन द बिजनेस में सेटिस्फाई द गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अर्निंग पर शेयर। देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच चाहती है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम अपने लिए रखें ताकि हम अपना जो है अर्निंग पर शेयर बढ़ा सकें। बट अगर ये डिविडेंड देंगे ही नहीं तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होती जाएगी, क्योंकि लोग फिर इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, वो चीज़ कम होती जाएगी। तो ये डिविडेंड पॉलिसी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर पे, और ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है इसको क्या करती है, इग्नोर करती है। तो मैं आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच का एक क्रक्स बताती हूँ, फिर इसके बाद हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच करेंगे, ठीक है। So it is thus clear that profit maximization criterion is inappropriate and unsuitable। तो जो profit maximization criteria है एक inappropriate है और unsuitable है, ये कंफ्यूजिंग तो है ही है, और जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, रिस्क फैक्टर है, इसको भी कंसीडर नहीं करता। जो एक ऑल्टरनेटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच का जो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो अब हम पढ़ेंगे, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के बारे में, ठीक है। दिस अप्रोच इज़ नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज एन अप्रोप्रिएट क्राइटेरियन फॉर मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। क्यों? क्योंकि इट रिमूव्स ऑल द लिमिटेशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। हम लोगों ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच पढ़ी, उसकी अपने क्रिटिसिज्म पढ़ा, और उन क्रिटिसिज्म को ओवरकम करती है हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, और इसको हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन अप्रोच भी बोलते हैं। आपको अदर नेम ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है।
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच को हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन अप्रोच भी बोलते हैं। According to this approach, the worth of an asset is measured in terms of benefits received from its use less the cost of its acquisition। यानी कि किसी भी एसेट का वर्थ निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके यूज़ करने से जो हमें बेनिफिट्स मिले हैं लेस कर देंगे जो इसको एक्वायर करने की कॉस्ट आएगी। ठीक है, देखो जो बेनिफिट्स हैं आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज रिसीव फ्रॉम इट्स यूज़ रेदर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट विच वॉज द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ बेनिफिट्स इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। आपका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच था उसमें हम देखते थे बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर हम देखते हैं इन द टर्म ऑफ कैश फ्लोज, जो कि यूज़ एसेट को यूज़ करने से जो कैश फ्लोज हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, जो मेजरिंग बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो अवॉइड्स द एम्बिग्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रॉफिट। हमने क्रिटिसिज्म पढ़ा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच का कि हमें प्रॉफिट का मीनिंग ही नहीं पता, कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, बट ये वाली जो कन्फ्यूज़न है ये ओवरकम हो जाता है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में। द रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे हम बेनिफिट्स को मेज़र करें इन टर्म ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, इसका अदर फीचर क्या है इस अप्रोच का, किसका, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, दैट इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया था, बट ये वाली अप्रोच जो है कंसीडर करती है। वाइल मेजरिंग द वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एंड अलाउंस इज मेड फॉर टाइम एंड रिस्क फैक्टर, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी ध्यान रखा जाता है जब फ्यूचर इनफ्लो निकालते हैं, प्लस रिस्क फैक्टर्स को भी निकाला जाता है बाय डिस्काउंटिंग और रिड्यूसिंग द कैश फ्लो बाय अ सर्टेन परसेंटेज, यानी कि फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करके देखा जाता है। दिस परसेंटेज इज नोन एज डिस्काउंट रेट। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इन कैश इनफ्लोज जनरेटेड बाय एन एसेट और माइनस इट्स कॉस्ट, उसको हम एनपीवी बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और फाइनेंशियल एक्शन या फिर कोई भी एसेट या फिर कोई भी प्रोजेक्ट जिसका पॉजिटिव एनपीवी होगा, यानी कि जिसकी कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू जो है कैश इनफ्लो की ज़्यादा होगी कैश आउटफ्लो से, तो उसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि यही क्रिएट करेगा वेल्थ फॉर शेयर होल्डर्स एंड देयरफॉर इट इज़ अंडरटेकन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अ फाइनेंशियल एक्शन रिजल्टिंग इन नेगेटिव एनपीवी, अगर कोई ऐसा फाइनेंशियल एक्शन है जिसकी एनपीवी नेगेटिव आ रही है, यानी कि कैश इनफ्लो कम है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कम है, तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि शेयर होल्डर्स वेल्थ इससे कम हो जाएगी। ठीक है, इफ़ वन आउट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स इज़ टू बी चूजन, अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच की अगर हम बात करें, अगर हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में से एक को चूज़ करना है तो हम जिसका हाईएस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी उसको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस शेयर होल्डर वेल्थ विल बी मैक्सिमाइज्ड इफ दिस क्राइटेरिया इज़ फॉलोड इन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, अब देखो जो हम एनपीवी की बात कर रहे हैं उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखो डब्ल्यू यहाँ पे है, डब्ल्यू इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के प्लस A2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करते करते AN डिवाइडेड बाय 1 प्लस KN माइनस C। अब यहाँ पे देखो इसका क्या मीनिंग है A1 A2 AN तक जो जा रहा है इसका मतलब है स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू अकर फ्रॉम अ कोर्स ऑफ एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर में कितना कैश आ रहा है, सेकेंड ईयर में कितना आ रहा है, थर्ड ईयर में, ऐसे एन ईयर्स तक। ठीक है, और के यहाँ पे हमारा अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट है टू मेजर रिस्क एंड टाइम फैक्टर, क्योंकि हमने डिस्काउंट करना है कैश इनफ्लो को रिस्क और टाइम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। और सी हम जो माइनस कर रहे हैं वो हमारा जो इनिशियल आउटले हुआ है, यानी कि जो कैश आउटफ्लो हुआ है इनिशियल टू एक्वायर एन एसेट और परस्यू ए कोर्स ऑफ एक्शन। तो इस टाइप से आप एनपीवी निकालेंगे। अगर आपको फिर भी फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है, अगर आपको फिर भी कहीं डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू जो यानी कि यहाँ पे हमने जो निकाला है ये डब्ल्यू यानी कि नेट प्रेजेंट वर्थ या फिर एनपीवी अगर पॉजिटिव आता है तो फर्म को एक्वायर करनी है एसेट और परस्यू अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, और ऑन द कंट्ररी इफ डब्ल्यू इज नेगेटिव द एसेट शुड नॉट बी एक्वायर्ड और दैट पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन शुड नॉट बी टेकन। ओके, देखो जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है इसके फेवर में क्या क्या एडवांटेजेस है अब हम ये पढ़ेंगे। देखो, इट यूजेस कैश फ्लोज इंस्टेड ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स विच अवॉइड्स द एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म प्रॉफिट। ये मैंने आपको इसके फीचर्स में भी बताया
कि इसमें हम अकाउंटिंग प्रॉफिट की बजाय कैश फ्लो का यूज़ करते हैं, तो टर्म प्रॉफिट का जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हो जाता है। इट गिव्स ड्यू इम्पॉर्टेंस टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैसे इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज है, मतलब कैश फ्लो आउटफ्लो या इनफ्लो, उनको हमने रिड्यूस किया है, मतलब डिस्काउंटिंग रेट पे, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट रेट पे। इफ़ हायर रिस्क एंड लॉन्गर टाइम पीरियड आर इन्वॉल्व, हायर रेट ऑफ डिस्काउंट और इंटरेस्ट विल बी यूज टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश बेनिफिट्स। अगर आपको लग रहा है रिस्क ज़्यादा है, टाइम पीरियड भी ज़्यादा है, तो आप हायर रेट ऑफ डिस्काउंट और इंटरेस्ट यूज़ करेंगे to find out the present value of future cash benefits, or the discount or interest rate will be lower for the projects which involve low risk, ठीक है। अब देखो, इट गिव्स ड्यू इम्पॉर्टेंस टू द पेमेंट ऑफ रेगुलर डिविडेंड्स। इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल डिसीजंस इस टाइप से लिए जाते हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड भी अच्छा मिले और उनके मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स भी इंक्रीज हो, ओके। एंड इट गिव्स ड्यू इम्पॉर्टेंस टू द रिस्क फैक्टर एंड एनालाइज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी सो दैट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। ये रिस्क फैक्टर को भी इम्पॉर्टेंस देती है और रिस्क और अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट कोर्स को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इट गिव्स ड्यू इम्पॉर्टेंस टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी ध्यान दिया जाता है, और लॉन्ग रन सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ द फर्म। तो ये काफ़ी सारे इसके एडवांटेज है जो कि डिसएडवांटेज थे हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के। अब मैं आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस क्लियर करवाऊंगी, फिर आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की अगर हम बात करें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म के लिए है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ प्रॉफिट पे एम्फोसिस किया जाता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे। इसके अंदर सोसाइटी को इग्नोर किया जाता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कंसीडर किया जाता है सोसाइटी को। इसका स्कोप नैरो है, इसका स्कोप वाइडर है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये मॉडर्न अप्रोच है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर करती है रिस्क फैक्टर को, जबकि ये कंसीडर करती है। देखो, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है ये इग्नोर करती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इसको कंसीडर करती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वैसे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो कंसीडर करता है इफेक्ट ऑफ अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पेड और एनी अदर रिटर्न टू शेयर होल्डर्स ऑन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स, जबकि ये नहीं करता, ठीक है। तो कंक्लूजन में अगर हम कहें तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, ओके। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।